हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8। बहुत डिमांड थे बच्चों के कि सर केमिकल कैलकुलेशन पे कुछ वीडियोस बनाइए, हम लोगों ने वो वीडियोस बना दिए। आज हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग पे। चैप्टर नंबर 8 फिजिकल साइंस की बुक में केमिस्ट्री है और इस केमिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 5 पार्ट्स में। 5 डिफरेंट वीडियोस बनने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के तहत। उन सारे वीडियोस को देखिए वन बाय वन, ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनके बारे में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहाँ अपडेट करेंगे। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहाँ पर हमारे सारे सब्जेक्ट के सजेशंस नोट जो माध्यमिक के लिए है आपको मिल जाएगा। ये चैनल है माध्यमिक प्रिपरेशन विद रमदान ट्यूटोरियल और मैं हूँ मोहम्मद साबाज आलम। मैं आपको टोटल थ्रू आउट हर एक सब्जेक्ट में गाइड करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी माध्यमिक प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने घर वाले सेंटर पे, आप लोग सब लोग रेडी हैं? क्लास डिस्कशन होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग पे। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए यानी कि फिजिकल साइंस की बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें 8.2 केमिकल बॉन्डिंग हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 8.1 हमारा पीरियोडिक टेबल था जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं? 8.2 केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही छोटा सा और इजी सा चैप्टर है डिस्कस करने के लिए। टोटल मैं 5 पार्ट इसमें बनाऊंगा, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 पार्ट में आज के पहले पार्ट में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के उन बेसिक बातों के बारे में बताऊंगा जिन बेसिक बातों के आधार पर ही आप आगे के पार्ट को समझ पाओगे। ठीक है, तो वो सारी बेसिक चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कैसे वो करते हैं, इत्यादि इत्यादि। सेकेंड पार्ट में मैं जब केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा तो उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, 2 टाइप है। एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बताऊंगा। कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ को जान लेंगे। क्लियर है? उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट दोबारा आयनिक बॉन्डिंग पे होगा, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को आयनिक बॉन्डिंग करते हुए दिखाऊंगा। कुछ कंपाउंड्स लूंगा जिसमें आयनिक बॉन्डिंग है और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि उनमें आयनिक बॉन्डिंग है। ये हम सेकेंड पार्ट में भी करने वाले हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल होगा। थर्ड पार्ट में सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड डिस्कस किए जाएंगे। फोर्थ पार्ट कोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज पर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उसके प्रॉपर्टीज। और फिफ्थ पार्ट में फाइनली हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे जहां पर क्या होगा, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उन पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट 5 पार्ट। लेकिन आप लोगों को पता है हर एक प्लेलिस्ट में हमारे पास एक एक्स्ट्रा वीडियो होता है जो 6th वीडियो होता है। किस पर? लास्ट वीडियो जो हमारा होगा इसमें सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रीवियस ईयर माध्यमिक क्वेश्चंस। उन पर हमारा वीडियो होगा प्रीवियस ईयर माध्यमिक क्वेश्चंस। तो टोटल इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्लेलिस्ट में आपको 6 वीडियोस देखेंगे, लेकिन चैप्टर में डिस्कशन सिर्फ 5 वीडियोस में होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है केमिकल बॉन्डिंग, हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंधन। वर्ड क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। ये जी रासायनिक बंधन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग का मतलब, बंधन का मतलब, मैं आपको एलिमेंट्स दूंगा और वो एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, पर जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी वो होगी केमिकल बॉन्डिंग। ये मिक्सचर से डिफरेंट है। मिक्सचर में एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मिक्सचर का। ठीक है, मैंने आप लोगों को बालू और उसमें मिला दिया, बालू के साथ लोहे का चूर्ण, सैंड। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इस तरह के हैं तो पूछ ही सकते हैं। बालू के साथ मैंने मिला दिया, लोहे का चूर्ण मिला दिया। अब दोनों एक साथ अगर मैं हिला देता हूं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अलग किया जा सकता है। हाँ, अगर मैं एक मैग्नेट लेके जाऊं तो अलग कर सकता हूं। क्या वो बॉन्डिंग क्रिएट किया? नहीं, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इसके अलावा, क्या है दूसरा एग्जाम्पल पॉसिबल? मैं आपके सामने ले सकता हूँ कि चीनी में पानी डाल दिया। ठीक है, ये बॉन्डिंग है? नहीं, ये भी बॉन्डिंग नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ये दोनों ही चीजें आप लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस की है। दूध में पानी मिलाए, वो भी नहीं है, वो भी सॉल्यूशन है। तो बॉन्डिंग कैसे बनती है? मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक केमिकल कंपाउंड बना। उस कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अभी मैंने सिर्फ आपको अमोनिया बताया, मैंने प्रूव नहीं किया कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग है। अभी मैं प्रूफ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे
फाइनली मैं इसके बाद इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कम से कम आज का एटलीस्ट लास्ट पार्ट जो है वीडियो का, जब तक मैं वो कवर नहीं कर लेता हूं तब तक मैं आपको ये समझा नहीं सकता। आज मैं आपको एक और बहुत बेसिक चीज करवाऊंगा इसके साथ, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैं आपको अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्रोवाइड कर दूं तो उसके कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता करना, ये होता है केमिकल बॉन्डिंग, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे भी हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस बारे में और थोड़ा डीप। अभी तक चैप्टर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जो चैप्टर समझना है उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आपको अभी से बोरिंग लगने लगी और अगर आप यहाँ पर छोड़ देना चाहते हैं क्लास को या समझना बंद कर देंगे, आप लोगों के लिए नहीं चलेगा। आप लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो के एंड तक, जब तक आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बोला कि केमिकल बॉन्डिंग में जब भी आपके पास दो एलिमेंट होंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया एलिमेंट, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। मैंने एग्जांपल आपको दिया अमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, पर मैंने बताया कि मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो अभी आप लोगों को नहीं पता है। 9 की चीजें हैं, पता होनी चाहिए थी, शायद नहीं पता है, मैं बताऊंगा, उसके बाद करवाऊंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है, पर इसे भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझना है धीरे धीरे। ये दो एग्जांपल एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग के जो दो डिफरेंट टाइप्स है उनके लिए है। केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह की होती है, ये रासायनिक बंधन कितने तरह के होते हैं? रासायनिक बंधन 2 तरह के होते हैं। उनका नाम क्या है? मैंने नाम थोड़ा देर पहले बताया था, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। मैं पहले हिंदी में, इंग्लिश में नाम लिखता हूं, फिर हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो केमिकल बॉन्डिंग के अगर टाइप्स की बात की जाए तो इसके 2 टाइप्स निकल के आते हैं। एक का नाम है आयनिक बॉन्ड, और जो दूसरा है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट, ये हो गया कोवैलेंट। ठीक है, एक नाम हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हिंदी नाम जान लेते हैं। हिंदी में आयनिक या जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसे हम कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन, इसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन, और दूसरा है सह संयोजी बंधन। तो कितने तरह के बंधन हो गए? 2। एक हो गया आयनिक बॉन्ड और दूसरा हो गया कोवैलेंट, विद्युत संयोजी और सह संयोजी। अब विद्युत संयोजी और सह संयोजी 2 नाम लिखे गए तो इनके पीछे की वजह होगी, हम लोग डेफिनेटली अपने दूसरे पार्ट्स में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बता दूं, जो मैंने 2 एग्जांपल चूज किए हैं, एक NaCl चूज किया है, दूसरा अमोनिया, इसमें से एक इलेक्ट्रोवैलेंट है, एक कोवैलेंट है। कैसे पहचानेंगे? अभी नहीं पहचान पाएंगे। पहचानने के लिए थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा इस चैप्टर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में और भी डिस्कशन है अभी हमारे पास करने के लिए। अगला जो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, क्लास 9 की थ्योरी डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। मान लेते नहीं याद है, रिवाइज करवाना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझना मुश्किल है। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा थोड़ा बड़ा, फिर बाद में छोटे छोटे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें एटॉमिक नंबर मैं चूज करता हूं 11। किसका है पता है? कोई बोलेगा एटॉमिक नंबर 11 किसका है? किसी को नहीं याद? 11 सोडियम का है। ठीक है, Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब 11 एटॉमिक नंबर अगर किसी का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बता रहा हूं। पहला सेल हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। इसको इस तरह से समझिए, फिगर में समझिए। ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका ये पहला सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने मैक्सिमम रह सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2। इसके बाद वाले सेल में कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। पहले सेल में कितने? 2। इसके बाद वाले सेल में 8। जब आप 8 लिखोगे तो याद रखना 8 इसके पास होना भी चाहिए। पहला आपने 2 इसमें से दे दिया, तो घटाने के बाद 2 कितना बचा? 9। 9 में से आप 8 दूसरे सेल में दे सकते हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि 9 है उसके पास, तो 8 रख ही सकता है दूसरे सेल में। दूसरे सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता था? 8। मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन मैंने दूसरे सेल में दे दिया। इतना खूबसूरती से ड्राइंग करना जरूरी नहीं है, बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट है। क्लियर? तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 रह सकता है ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब तक? 8 2 10। कितने बचे?
1, 8 यहाँ चला गया, घटा दीजिए, कितना बचा 1। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, अगला सेल में जाएगा, अगला सेल क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। टोटल कितने हो गए 2, 8, 1। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इस तरह से लिखना सीखिए, इस तरह से नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए था, एक और सेल ड्रॉ करके यहां एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था। दैट्स इट, वी आर डन। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पहले 20 के बारे में बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 का थ्योरी, तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तभी से मैं कह रहा हूं चैप्टर नंबर 7 से क्या कि जितने 1 से लेकर 25 तक जितने भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनको याद करो। 10 किसका है, कौन बताएगा। 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का है। तो अगर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखें, आके समझिए, जरूरी है समझना। अगर 10 है नियॉन, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका 10 है तो आप लोग एक ही बार में बोल दोगे, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8। वेरी गुड, बिना फिगर के भी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लेकिन एक खासियत नोटिस कीजिए, इसके बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, और इसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आई, इसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल चीज होती है एक एटम के लिए। किसी भी एक एटम के केस में, किसी भी एक एलिमेंट को जब आप लेंगे, उस एलिमेंट का अगर आउटर सेल 2 या 8, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लेकर है तो वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। तो इन दोनों में कौन स्टेबल है, फर्स्ट मतलब सोडियम या नियॉन। क्यों, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे कहते हैं ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन, अष्टक, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था तब उसमें था हमारे पास कि ऑक्टेन यानी कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हर कोई चाहता है, हर कोई मतलब इंसान की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एलिमेंट्स की। जो भी एलिमेंट है वो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है जिससे वो स्टेबल हो जाए। पर किसका होता है, उसका होता है जो इनर्ट होता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम 18 वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी 18वें कॉलम में है वो सब स्टेबल है, इनर्ट गैसेज है, नोबल गैसेज है, उनको उस नाम से जाना जाता था, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। तो हमारा डिस्कशन क्या था, डिस्कशन ये है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 हो गए, ये कभी भी किसी तरह का बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे। बॉन्डिंग कौन फॉर्म करेंगे, ये लोग करेंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एग्जांपल देखिए। अब आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में 2, घटा दीजिए 2, कितना बचा 15, सेकेंड सेल में कितना 8, घटा दीजिए 8, कितना बचा 7, थर्ड सेल में कितना 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। यहां पर सोडियम को देखिए और क्लोरीन को देखिए। इसके आउटर सेल में, सोडियम के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। यहां 2 लोग मिल रहे हैं, एक है 1 आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ और एक है 7, ठीक। 1 और 7 से उनके लग रहा है ना, भाई तू इसको दे दे, इसका 8 हो जाएगा, या भाई तू उसको दे दे, उसका 8 हो जाएगा। और अगर इसने दे दिया तो इसका भी बाहरी कक्ष से 1 निकल गया तो 8 हो गया, ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल। और अगर ये 7 दे दिया तो भी ये, तो इसको देने के बाद इसके पास 8 बचा, स्टेबल वो भी स्टेबल, राइट। तो लग रहा है ना कि सोडियम को क्लोरीन के साथ कर लेनी चाहिए बॉन्डिंग, सही, बॉन्डिंग कर लोगे तुम्हारा लाभ होगा, स्टेबल हो जाओगे दोनों। पर यहां नियम काम करता है, वो नियम ये कहता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो आप शेयरिंग कर रहे हो, सॉरी शेयरिंग नहीं, यहां तो शेयर नहीं कर रहा है ना, वो तो दे रहा है, मतलब कोई दे रहा है और कोई ले रहा है। ये चीज, इसके पीछे नियम है, कोई भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे या ले नहीं सकता, कोई भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे ले नहीं सकता। अब यहां पर आपको साफ पता चल रहा है कि अगर ये सिचुएशन है तो क्लोरीन क्या दे सकता है, नहीं, सोडियम दे सकता है क्योंकि उसका 3 से कम है, राइट। 3 या 3 से कम, 3 से ज्यादा नहीं, मतलब 4 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका 7 है तो ये 3 के साथ कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब बॉन्डिंग करेगा तो दोनों 8 चाहते हैं, जब भी कोई बॉन्डिंग करेगा
तो अगर इसका 7 और इसका 3 है तो ये अपना 7 दे के ये स्टेबल होगा, लेकिन वो नहीं होगा। ऐसी बॉन्डिंग केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, ह्यूमन बींग्स में भी नहीं होती है। हम कभी ऐसे किसी के साथ बॉन्ड करते हैं जिसमें सिर्फ हमारा लॉस और उसका लाभ हो रहा हो? ह्यूमन नेचर में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में नहीं है। साफ कहता है अगर आउटर सेल आपका एक स्टेबल हो रहा है तो दूसरे का भी आउटर सेल स्टेबल होना चाहिए। इक्वालिटी कहीं ना कहीं, इन अदर वर्ड्स। ओके, तो क्या आप लोगों ने जाना कि बॉन्डिंग करने के लिए एक आउटर सेल से छोड़ेगा और दूसरा लेगा, लेकिन सिर्फ यही टाइप नहीं है, एक और टाइप हो सकता है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए कार्बन बोलूं, एटॉमिक नंबर कोई बोलेगा? नहीं याद है? 6। वेरी गुड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो आउटर सेल पहले सेल में कितना, दूसरे सेल में? वेरी गुड। 6 से 2 घटा दीजिए पहले सेल का तो बचा 4। अब 8 तो जाएगा नहीं, तो 4। आउटर सेल में कितना हो गया? 4। मैंने बोला था 3 या 3 से ज्यादा। तो ये कार्बन क्या कभी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगी? कार्बन आउटर सेल में तो 4 हो गया। मैंने बोला कि 3 या 3 से ज्यादा कोई छोड़ नहीं सकता। तो कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए बुलाए? ये तो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी ना, इसका 4 है, तो इसको या तो 4 छोड़ना होगा या 4 लेना होगा। पर कोई 3 से ज्यादा छोड़ेगा देगा नहीं, तो कार्बन क्या करेगी? तो क्या कभी बॉन्डिंग नहीं करेगी? करेगी। आप लोगों ने मीथेन का नाम सुना है ना? क्यों सुना है मीथेन का नाम? कोई बोलेगा? चैप्टर नंबर 1 में पूछा गया था, पढ़ाया गया था। चैप्टर नंबर 1 के दौरान ये डिस्कशन किया गया था। आर एनवायरमेंट, कंसर्न अबाउट आर एनवायरमेंट, मीथेन गैस के बारे में। दिस इज नॉट द वे यू शुड स्टडी। आप लोगों को इतनी सारी बेसिक चीजें, मीथेन गैस का नाम क्यों सुना था आप लोगों ने? बहुत कॉमन सी चीज है। ग्रीन हाउस गैसेस में नाम था इसका। ओके, तो मीथेन CH4 है ना, कार्बन के साथ H, तो उस तरह की भी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि बॉन्डिंग सिर्फ एक तरह की होगी। एक तरह की बॉन्डिंग होती है जिसमें एक छोड़ेगा दूसरा लेगा, और एक और तरह की बॉन्डिंग होती है जिसमें आपस में शेयरिंग करेंगे। इन दोनों के बारे में हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो का डिस्कशन जो था लगभग इतना था। कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिकैपिचुलेशन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग यानी जहां पर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और या तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक देता है और दूसरा लेता है। इस तरह से जब हमारे पास कोई कंपाउंड बन के आता है तो वो होता है केमिकली बॉन्ड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। ओके, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजी, और इसे कहते हैं सहसंयोजी। इसके 2 एग्जांपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोगों को समझना होगा। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आप लोग इजी हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप करोगे, याद रखिएगा, कोई भी इनर्ट गैस जिसका आउटर सेल स्टेबल होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कभी भी किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद स्टेबल है, कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें या तो वो अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा या लेगा, या अगर वो कंडीशन फुलफिल वो नहीं करता है, यानी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयर कर सकता है, अगर कहीं 4 हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो आ जाता है, तो वो क्या करेगा? तो वो शेयरिंग करेगा। एग्जाम्पल में लेता हूं, हाइड्रोजन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका तो पहला वाला सेल ही फुलफिल नहीं हुआ है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन सोच रहा है कि वो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करे, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो ले लेगा। अगर हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन स्टेबल। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही तो गायब। सही। तो क्या ये बॉन्डिंग आप कर सकते हैं? नहीं, वहां पर नहीं। बॉन्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कर सकते हैं? नहीं। इस तरह की बॉन्डिंग में कोई छोड़ेगा कोई लेगा नहीं, बल्कि इनको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर में याद रखिए कोई किसी का नहीं होता, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी का हो नहीं जाता, वो दोनों के पास उसकी अथॉरिटी रहती है। मैं इस बारे में और इलैबोरेट डिस्कशन करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके कोशिश करता हूं समझाने की अपने आने वाले वीडियोस में। आज का क्लास हमारा इतना दूर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारों बेसिक चीज़ों को समझा पाया क्या होता है। क्लियर है? इतनी दूर तक सब चीज़ें समझ में आ गई। हम अपने अगले पार्ट में, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है,
जब वो डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम थर्ड पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ 4-5 एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने देखा, थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। समझ आया? चलिए, आज का क्लास इतने दूर रहेगा। आई होप कि मैं आपके लिए ये वीडियोस प्रोडक्टिव बना पा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो काइंडली इन वीडियोस को लाइक कर दें, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करें और जरूर मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हम इंप्रूव करें। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शहबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।